प्लस आर इज इक्वल टू ओ है। ई का मतलब होता है इवेंट, ए आर रिस्पॉन्स, ओ का मतलब आउटकम। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और मैथोकॉम आप लोगों का स्वागत करता है आज के नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट ईडीसी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग ईडीसी के कर चुके हैं और आज हम उससे आगे बात करेंगे। इस तरह क्या होगा कि आप लोगों का एक पूल तैयार हो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ईडीसी के, और आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये वाला लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, सीएस ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के डिप्लोमा स्टूडेंट्स और जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी कंसेप्ट लेक्चर के दौरान बताए जाते हैं उन कंसेप्ट को आप आसानी से नोट कर लेंगे और वो फ्यूचर में आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे, ये तय बात है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ईडीसी का पेपर। ईडीसी का पेपर स्टार्ट करूँ उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूले जनरली ईडीसी से रिलेटेड नहीं है, जैसे ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ, इवेंट रिस्पॉन्स आउटकम, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये मैं आप लोगों को जब लेक्चर खत्म होगा तो उसके अंत में आप लोगों को मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों का भी लाभ हो जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करी जाती है। डोपिंग दो तरह की होती है, पी टाइप की और एन टाइप की डोपिंग होती है, और उससे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर डेवलप होते हैं। यहाँ बात कर रहा है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की। और एक और टर्म यहाँ पे नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर उसका रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होता है तो वो वैल्यू उसकी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाती है। आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। किसी भी मटेरियल के लिए अगर उसके अक्रॉस टेम्परेचर को वेरी किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस पे जो इफेक्ट आता है वो उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। नोट कर लिया? अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है वो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्लास में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में एक रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी को G से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को R से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा? इन दोनों का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसेप्ट को लिखते चलिए, वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स करिए, क्योंकि कंसेप्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड फॉर इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप कितना होता है वो पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर जीरो की बात करें तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो कंडक्टर हो जाएगा। ये बात कर रहा है इंसुलेटर की। इंसुलेटर मतलब अचालक, मतलब कुचालक। और सेमीकंडक्टर के बीच में 0.7 होता है या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। तो इंसुलेटर के बीच में क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप ज़्यादा होता है इसीलिए यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जनरली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कई बार ऑप्शन में दे देता है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो इंसुलेटर के लिए बैंड गैप का काम करता है। क्लियर? लिखते चलिए, आगे बढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पी टाइप सेमीकंडक्टर
एज ए होल इज। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, पी टाइप और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप का ये मतलब नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, या एन टाइप का ये मतलब नहीं है कि उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, अगर पी टाइप की बात कर रहा है तो उसका जस्ट इतना सा मतलब है कि पी टाइप में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इतना सा मतलब है। ये हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि पी टाइप मतलब पॉजिटिव चार्ज, एन टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज। एज ए होल वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन 5 वोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट द जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जीनर डायोड मस्ट बी। अब जीनर डायोड का यूज क्या करते हैं हम, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज करते हैं। ये रिवर्स बायस में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज होता है, और फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह ही बिहेव करता है। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को पूरा समझना है थ्योरेटिकली, आप चाहते हैं मैं उस पर लेक्चर बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं 110% उस टॉपिक पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। अभी देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि जीनर डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जैसा मैंने कहा। अब मुझे 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए, 5 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो 5 मिली वोल्ट, ये तो 5 मिली वोल्ट है, ये 50 मिली वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट है, 5 वोल्ट चाहिए, 5000 मिली वोल्ट है। मिली का मतलब क्या होता है, 5000, ये जीरो, ये जीरो। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3। अब ये 5000 10 टू द पावर -3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नीचे लेके आया इसको तो 1000, तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 वोल्ट। और कितने वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच डायोड कंटेन हाईएस्ट डोपिंग। हाईएस्ट डोपिंग क्या होती है, अब डोपिंग और डिप्लेशन विड्थ के बीच में एक रिलेशन है, वो आप लोग याद रख लीजिए, उस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि डोपिंग जो होती है, doping is inversely proportional to width of depletion layer। width of depletion layer के डोपिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर डोपिंग बढ़ाऊंगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, डोपिंग कम करूंगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ अधिक होगी। एलईडी का डिप्लेशन लेयर की विड्थ से कोई लेना देना नहीं है। जीना डायोड के डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है, इसमें डोपिंग ज्यादा होती है। वेक्टर डायोड की डिप्लेशन लेयर की विड्थ हाई होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस के कंसेप्ट पे काम करता है। टनल डायोड की जो डोपिंग होती है, क्योंकि उसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव एम्पलीफायर की तरफ बिहेव करवाना है, माइक्रोवेव ऑसिलेटर की तरफ बिहेव करवाना है, इसका क्या होता है कि डोपिंग लेवल सबसे हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टनल डायोड हो जाएगा। अगर ऑप्शन में टनल नहीं दे रखा है, जीनर दे रखा है, तो उस केस में जीनर सही होगा। जीनर की सेकंड हाईएस्ट डोपिंग होती है। क्लियर? कंसेप्ट लिखते चलिए, आगे बढ़ें। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस इज ऑब्टेन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, सीबी, सीई और सीसी। सीबी का मतलब क्या होता है, बेस कॉमन है, सीसी का मतलब कलेक्टर कॉमन है, और सीई का मतलब इमीटर कॉमन है। क्लियर? आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने डायग्राम के साथ इसको अच्छे से समझाया है, वहां जाके आप लोग देख लीजिए। सीबी में बेस कॉमन है, सीसी में कलेक्टर, सीई में इमीटर कॉमन है। कलेक्टर कॉमन है मतलब इनपुट कहाँ दे रहा हूँ मैं, बेस पे दे रहा हूँ, और यहाँ आउटपुट कहाँ ले रहा हूँ, इमीटर पे ले रहा हूँ। इसमें इनपुट कहाँ दे रहा हूँ, सीबी में, सीबी में इनपुट कहाँ दे रहे हैं हम लोग, इमीटर पे दे रहे हैं। इसमें इनपुट कहाँ दे रहे हैं हम लोग, बेस पे दे रहे हैं। इसमें इनपुट कहाँ दे रहे हैं, बेस पे दे रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे सीसी जो है, इनपुट साइड में दोनों जो लेग्स होगी ट्रांजिस्टर की, वो लोएस्ट डोपिंग वाली होगी। बेस भी लोएस्ट डोपिंग है, और कॉमन कलेक्टर का कलेक्टर भी लोएस्ट डोपिंग है, तो इनपुट इम्पीडेंस इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा इस कैटेगरी में। और यही पूछ रहा था हमसे। और सीसी का वोल्टेज गेन क्या होता है, यूनिट होता है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि सीसी का वोल्टेज गेन कितना होता है, यूनिट होता है। तो वो आप लोग नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ कंट्रोल डिवाइस। अब ट्रांजिस्टर जितने भी होते हैं वो करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं, और एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। तो बीजेटी कौन सी डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस। क्योंकि हम एम्पलीफिकेशन की भी बात करते हैं, तो करंट एम्पलीफिकेशन अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं, तो कौन सी कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है।
आगे वाला क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट आईसीओ इज। अब आईसीओ क्या है, लीकेज करंट, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर में कलेक्टर और बेस जंक्शन या कलेक्टर इमीटर जंक्शन को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो रिवर्स बायस में एक करंट फ्लो होती है, वो कहलाती है लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है रिवर्स बायस में, उसको क्या बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। तो या फिर उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। अब रिवर्स सैचुरेशन करंट का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो हमें क्या याद रखना है, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर रिवर्स सैचुरेशन की करंट क्या वैल्यू हो जाती है, डबल्ड हो जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पे चले। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशन ऑफ ट्रांजिस्टर करंट गेन इज। अब रिलेशन इसमें पूछ रहा है अल्फा और बीटा के बीच में। तो हम जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बीटा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये रिलेशन होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ऐसा कोई रिलेशन यहाँ दे नहीं रखा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज किसकी है, बीटा के टर्म में। तो बीटा के लिए अगर हम वैल्यू निकालने जाऊंगे, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ट्रांसफर करके, तो क्या आ जाएगी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलेशन याद है तो आप सोल्व कर लेंगे। 10th क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, 10th क्वेश्चन कह रहा है when transistor is operating as a switch then biasing of both junction। अगर कट ऑफ रीजन में मतलब स्विच अगर ऑफ है तो रिवर्स बायस में है, अगर स्विच अगर ऑन है तो फॉरवर्ड बायस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स फॉरवर्ड। तो सी वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे स्विच ऑफ होगा, यहाँ पे स्विच ऑन होगा। आगे बढ़े। 11th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर ट्रांजिस्टर इन सीई मोड विथ जीरो सिग्नल कंडीशनिंग। ऑपरेटिंग पॉइंट सीई मोड में किस किस के बीच में, हम डीसी लोड लाइन की बात कर रहे हैं, किस किस के बीच में खींचा जाता है, वीसीई और आईसी के बीच में, कलेक्टर करंट और कलेक्टर इमीटर वोल्टेज के बीच में, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट के बीच में ऑपरेटिंग पॉइंट का कर्व खींचा जाता है। 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है वो कि द फैक्टर दैट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी को कौन कौन इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें बाइसिंग सर्किट्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो सबसे पहला है उसमें बीटा। बीटा क्या होता है, हर एक ट्रांजिस्टर के लिए स्पेसिफाई होता है, ट्रांजिस्टर चेंज करने पर बीटा की वैल्यू वेरी करती है। आईसीओ क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर बढ़ने पर आईसीओ की वैल्यू डिपेंड करे बढ़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो अपनी पोजीशन से मूव होगा और ट्रांजिस्टर अनस्टेबल होगा। वीबीई की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वीबीई की वैल्यू भी टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर कम या ज़्यादा होती है, जिससे इनपुट करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होती है। तो तीनों फैक्टर ट्रांजिस्टर के स्टेबिलिटी को इफेक्ट डालते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13th वाला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांजिस्टर बायस कंपनसेशन टेक्निक। बायस कंपनसेशन टेक्निक क्या है, इसमें 3 तरह की टेक्निक होती है, थर्मिस्टर, डायोड और सेंसिस्टर की हेल्प से, जिसमें रिवर्स लीकेज करंट और बीटा और आईसी वीबीई को स्टेबलाइज किया जाता है। और इसमें डायोड का यूज़ किया जाता है, थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है, सेंसिस्टर का यूज़ किया जाता है। इंडक्टर से कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, कंसेप्ट थोड़े थोड़े पढ़े हैं, आपको फॉर्मूले पता है, आपने बुक को थोड़ा पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखे हैं तो सोल्व कर लेंगे। थर्मल रनअवे कंडीशन कैन बी अवॉइडेड यूजिंग। थर्मल रनअवे क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट का इंक्रीज होना ही थर्मल रनअवे है। उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वो किस वजह से होती है, टेम्परेचर इंक्रीज के कारण। तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे हीट सिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हीट सिंक से हम थर्मल रनअवे की कंडीशन को रिड्यूस किया जा सकता है। क्लियर। इन तीनों में से ये तीनों तो होंगे नहीं। आरसी फिल्टर, फिल्टर तो लो पास हाई पास फिल्टर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करने के लिए काम आता है। एम्पलीफायर होगा नहीं, वोल्टेज रेगुलेटर हो नहीं सकता। इनपुट इम्पीडेंस और एफईटी। एफईटी में क्या होता है कि जो इनपुट सिग्नल जहाँ अप्लाई करते हैं बेस, वो हमेशा रिवर्स बायस में होता है। गेट सिग्नल हमेशा रिवर्स बायस में होता है, इसलिए इसका इनपुट इम्पीडेंस ऑलवेज क्या होता है, हाई होता है। बी वाला आंसर सही है, इसी वजह से इसको जनरली सर्किट में यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन ईडीसी कर लिए हैं, इससे पहले 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मतलब ये मिला के 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। 45 क्वेश्चन का पूल काफ़ी अच्छा है। आगे वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन और मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। और अब हम आते हैं जो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी
कि ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ क्या है ये? ई प्लस आर इज इक्वल टू ओ है। ई का मतलब होता है इवेंट, ए आर रिस्पॉन्स, ओ का मतलब आउटकम। अब मैं ये जनरल लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग कि हमारी लाइफ आज जिस भी कंडीशन में आप सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, फेलियर में हो, आपने फ़ॉर्मूले याद नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सब की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। आपने किसी पर्टिकुलर समय पे जो डिसीज़न्स लिए, उस समय जो रिस्पॉन्स दिया है, वही आउटकम आज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए क्या कीजिए कि किसी भी समय जब भी कोई कंडीशन आती है, तो उस समय डिसीज़न थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय देंगे, तो उस इवेंट पर्टिकुलर इवेंट को अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएँगे, तो आपका फ्यूचर का जो आउटकम होगा, वो काफ़ी अच्छा हो पाएगा। अभी क्या है, अभी एक ऐसा इवेंट है, कोरोना वायरस का इवेंट है। इस इवेंट में आपको क्या रिस्पॉन्स देना है कि मुझे इस टाइम का 110% यूटिलाइज़ करना है। 110% यूटिलाइज़ करना है ताकि एग्ज़ाम में जो आउटकम आए, वो काफ़ी अच्छा आ पाए। तो इसी लाइन के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। इस लेक्चर में आप लोगों ने ईडीसी क्वेश्चन देखे। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को शेयर कीजिए, क्वेश्चंस को शेयर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए ताकि मैं इन क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल करा सकूँ और आपके लिए अच्छे-अच्छे लेक्चर्स फ्यूचर में लेके आ सकूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।